स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर चल रहा है और पीएम मोदी से संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। इस व्यवस्था का उपयोग सभी राज्य सक्रियता से कैसे करें। साथियों, कानून व्यवस्था को बना रखना एक 24/7 वाला काम है, लेकिन किसी भी काम में यह भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चले, उन्हें आधुनिक बनाते चले। बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। उन्होंने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने में मदद की है। आप भी जानते हैं कि भारत की विविधता, भारत की विशालता की वजह से हमारे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर कितना दबाव होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये सिस्टम सही दिशा में ऊर्जा लगाए, वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावश्यक केसों में छोटी छोटी गलतियों की जांच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए हमने व्यापार कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करके भविष्य का बहुत बड़ा बोझ कम किया गया है। मैं तो राज्यों से भी आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां कानूनों को इवेल्युएट कीजिए। आजादी के पहले के जितने कानून हैं इनको वर्तमान तारीखों के साथ बदलाव लाइए। हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोष नागरिकों को परेशानी वो वक्त से चला गया है जी। साथियों, सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहत देश के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर रहे हैं। वो भी जमीन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, झगड़े खत्म होंगे गांव के। वरना गांव की समस्या ज्यादातर 1 फुट जमीन इसने ले ली, उसी में से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। साथियों, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किए गए ऐसे अनेक प्रयासों से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी अपनी प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे कैनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं करेंगे, 20, 30, 50 साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे, तो शायद इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, 1 नेशन 1 ग्रिड बना है, 1 नेशन 1 साइन लैंग्वेज बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है
उन्होंने कहा भारत और रूस के विशेष संबंध है। पीएम मोदी की विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत में शानदार आर्थिक विकास हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि मोदी मुश्किलों से निपटने में सक्षम है। पीएम मोदी के फैसले भारत के हित में है। पीएम मोदी सच्चे देशभक्त हैं। भारत का भविष्य शानदार है। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने भारत और रूस के संबंधों को विशेष खास बताया। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, किसी दबाव के तहत ली गई नीति नहीं है, स्वतंत्र है। भारत में शानदार आर्थिक विकास चल रहा है और किसी भी तरह की मुश्किल हो उससे मोदी निपटने में सक्षम है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से। यहां एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। बीकानेर से बड़ी खबर, मोबाइल के टावर पर एक युवक चढ़ गया। मजदूरी के रुपयों के लेन देन का मामला निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। देखिए, युवक स्कूल के संचालक पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है। ये युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के धर्मास गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, पूरी खबर। जी देखिए, ये जो मामला है वो इस तरह का बताया जा रहा है कि ये जो युवक है वो एक मजदूरी का काम करता है और इसकी एक किसी निजी स्कूल में जो है वो लेन देन का मामला है और वो पैसा जो है वो स्कूल मालिक इसे नहीं दे रहा है। इसी से नाराज होकर आहत होकर आज जो ये युवक है वो गांव के ही एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर के बाद जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंची है, ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए हैं और उस युवक से समझाइश करवाई की जा रही है कि वो नीचे उतरे ताकि उसके मामले को जो है वो कोई हल किया जा सके। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही सामने आया है कि युवक जो है वो कह रहा है कि उसे जो पैसा है उसकी मजदूरी का वो दिलाया जाए तभी वो नीचे आएगा। जी क्या आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। युवक से समझाइश के तौर पर कहा क्या जा रहा है? देखिए, जो श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है और वो पुलिस और जो ग्रामीण है वो यही समझाइश कर रहे हैं कि वो नीचे युवक जो है वो नीचे आ जाए ताकि उनको पूरी बात का पता लगे और उसके बाद जो है वो ये पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसका जो भी बकाया है या जो भी लेन देन है उसे जल्द उसे दिलाया जाएगा। लेकिन युवक जो है वो अभी तक नीचे नहीं उतरा है और ये पूरा जो मामला है वो श्री डूंगरगढ़ के धर्मास गांव का है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। जेडीए जोन 12 बिंदायका में ये कार्रवाई की गई। बिना भू रूपांतरण किए कॉलोनी बसाई जा रही थी। मारुति नगर नाम से इस अवैध कॉलोनी को बसाया जा रहा था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज वहां पहुंचकर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर सृजित की गई थी ये योजना। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, दूसरा दिन दूसरी बड़ी कार्रवाई। स्वप्निल, देखिए, जो जयपुर विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन विंग है उसकी रडार के ऊपर जो अवैध रूप से जो कॉलोनी बसाने वाले भूमाफिया है वो है जयपुर विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन विंग है लगातार वो ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित कर रही है जो बिना जो भू रूपांतरण किए कृषि भूमि के ऊपर जो अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जाती है उन्हें चिन्हित कर रही है और उन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जेडीए ने कल भी कार्रवाई की है 2 कॉलोनियों के ऊपर। आज फिर ये जो कार्रवाई की गई है जेडीए जोन 12 के अंदर जो बिंदायका क्षेत्र है इसके अंदर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरी कॉलोनी को एक आवासीय कॉलोनी के रूप में सृजित किया जा रहा था। इसमें जो अवैध स्ट्रक्चर है उसे आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी की मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया है और अब ये तय किया गया है कि अब ये जो योजना है इसके ऊपर किसी भी तरीके से अवैध रूप से दोबारा से योजना नहीं सृजित की जाए। स्वप्निल जी बिल्कुल, तो अभी कहा जा सकता है और भी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल स्वप्निल, आगे आने वाले दिनों में जेडीए लगातार ऐसी योजनाओं को चिन्हित कर रहा है जो अवैध रूप से बसाई जाती है जिससे कि जो सामान्य लोग हैं वो इन जो माफिया ऐसे उनके चुंगल में फंस जाते हैं। कहाँ न कहाँ उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है कि जो
बिना लैंड यूज चेंज की कॉलोनियां सृजित की जाती है। मास्टर प्लान में उन जो स्कीम्स होती है उनका यूज अलग लेकिन रोशन, होता है। एक गंभीर सवाल ये भी है कि देखिए इन इलाकों में धीरे धीरे कर इस तरह के गोरख धंधे को किया जा रहा है। आए दिन अधिकारियों को ये तस्वीरें नजर नहीं आती, कुछ केसेस में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जेडीए के पीठ फेरते ही यहां पर दोबारा प्रयास न शुरू हो। ऐसे में एक वृहद कार्य योजना की जरूरत है जिसमें रुकावट कोई ना हो, जिसमें ब्रेक्स ना आए। देखिए बिल्कुल जरूरत है, लेकिन एक ये भी सवाल होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं के पीछे जेडीए से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होती है और उनकी सह के ऊपर इस तरीके की अवैध कॉलोनियां सृजित होती है। अगर जेडीए लगातार ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले तो शायद संभव जो ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन जेडीए अभी तक देखा ये गया है कि जब अवैध कॉलोनी बसती है, अगर उसकी शिकायत होती है तो तब उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, और अगर शिकायत नहीं होती है तो कॉलोनी सृजित हो जाती है। धीरे धीरे जब लोग वहां पर रहने लगते हैं तो ऐसे में जेडीए भी जो कार्रवाई से अपने। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटपुतली के गोविंदगढ़ से बड़ी खबर है फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग से करीब 10 लोग बीमार हुए हैं। इन्हें पहले उल्टी दस्त की शिकायत हुई, तबीयत ज्यादा खराब लगने पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया तो पाया कि फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं और ऐसे में इन्हें तुरंत एडमिट किया गया। 2 गर्भवती महिलाएं हैं इनमें, जिन्हें चौमू रेफर कर दिया गया है। बलेखन गांव में ये मामला सामने आया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 10 लोग हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि क्या ये खाना इन्होंने घर में ही खाया था या किसी कार्यक्रम में शरीक होने गए थे और वहां पर उन्होंने खाना खाया हो जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। क्योंकि अगर सेकंड केस है तो फिर ऐसी कंडीशन में उस कार्यक्रम में और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने खाना खाया हो और वो भी फूड पॉइजनिंग का शिकार बने हो। ऐसे में जांच लगातार जारी है। फूड पॉइजनिंग से करीब 10 लोग फिलहाल जो सामने आए हैं वो बलेखन गाँव से सामने आए हैं, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में एडमिट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गोविंदगढ़ के बलेखन गांव का मामला है, जहां कल देर रात को एक ही परिवार के कुछ लोगों ने है जो गुलाब जामुन और कलाकंद का सेवन किया था। इसके बाद उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिस पर है जो सभी पीड़ित लोगों को गोविंदगढ़ के सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से जो 2 गर्भवती महिलाएं भी थी जिन्होंने भी गुलाब जामुन और कलाकंद का सेवन किया था, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। उनको चौमू के अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल जो डॉक्टरों ने है उनका उपचार किया और सभी की हालत अभी स्थिर है। जी हीरालाल, सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। बहरहाल बड़ी खबर। और बीकानेर से बड़ी खबर है सड़क हादसे की। यहां खाजूवाला में ट्रेलर और पिकअप में भिड़ंत हो गई। खाजूवाला में ट्रेलर और पिकअप आपस में भिड़ गए। इस हादसे में पिकअप सवार 2 लोग घायल हुए हैं। घायल दयालाराम को हालत गंभीर होने की वजह से बीकानेर रेफर किया गया है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस बीच ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे तलाशा जा रहा है। खाजूवाला के माधो डिग्गी के पास यह हादसा हुआ। और बड़ी खबर करौली से, यहां चोर शोर मचा रहे हैं। देखिए, इस बार जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है वो अंजाम दिया गया है सर्किट हाउस कैंपस से। सर्किट हाउस कैंपस से चंदन के पेड़ चुरा लिए गए। सर्किट हाउस कैंपस से चंदन के पेड़ को चोर काट कर ले गए। ये सर्किट हाउस कैंपस ये वही जगह है जिसके आसपास एडीएम, एसपी के आवास हैं, जिसके आसपास कलेक्टर और एसपी समेत कई अधिकारियों के घर हैं। सर्किट हाउस के एंट्री गेट की बात करें, यानी प्रवेश द्वार की बात करें, तो वहां भी पुलिस गार्ड तैनात रहता है। इसके बावजूद चोर चंदन का पेड़ काट ले गए। पहले भी चंदन के पेड़ की यहां से चोरी हो चुकी है। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए, बार बार ऐसे इलाके से चंदन के पेड़ों का चोरी होना, जिसके आसपास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले तमाम अहम चेहरे रहते हों, अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह भी है कि क्या ये जो चंदन की चोरी हो रही है, चंदन के पेड़ों को जो काट कर चोर ले जा रहे हैं, क्या ये मिलीभगत से हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं खोजा जाता तो आने वाले दिनों में और भी चंदन के पेड़ कटेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी? इतना हाई प्रोफाइल ये इलाका है और यहाँ से चंदन के पेड़ को काट कर ले जाया जाता है, एक बार नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है। मिलीभगत पर तो सवाल उठेंगे ही। जी स्वप्निल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस जगह की घटना है वो सर्किट हाउस है और इस सर्किट हाउस में इस स्थान से कुछ ही कदम पर कलेक्टर, एसपी, एडीएम, सारे सरकारी अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों के आवास है। साथ ही जब सर्किट हाउस में घुसते हैं तो वहां भी पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात रहता है। साथ ही पुलिस की जो जवान है वो इन सरकारी आवासों पर भी तैनात है। और इतनी सुरक्षा के बीच से जो चंदन के पेड़ काट कर ले गए हैं, उसमें बड़ी बात यह है कि एक पेड़ को चंदन का पेड़ है उसे जड़ से काटा गया है, जबकि एक पेड़ को जड़ से उखाड़ करके भी ले जाया गया है। तो इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मिलीभगत की ओर इशारा करता है। हालांकि इसकी पूरी घटना की जब आरोपी गिरफ्तार होंगे और उसके बाद जब जानकारी आएगी किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से घटना अंजाम दी गई है वो आमजन के जो सवाल है वो यही है कि पुलिस प्रशासन की सतर्कता उसके पर भी सवालिया निशान खड़े करती है, साथ ही निश्चित तौर से मिलीभगत की ओर भी इशारा करती है। जी स्वप्निल, बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन क्या कोई रिएक्शन कानून व्यवस्था के आला अधिकारियों की तरफ से आया है इस घटना पर? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन्होंने जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, टीम गठित कर दी है, लगातार दबिश दी जा रही है और नाकाबंदी की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ संदिग्धों से भी पुलिस ने पूछताछ की है और जल्द ही संभावना है कि खुलासा किया जा सकता है। जी स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक बड़ी खबर है। प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 30 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अभय कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण बनाए गए हैं। अपर्णा अरोड़ा प्रमुख शासन सचिव राजस्व बनाई गई हैं। संदीप वर्मा प्रमुख शासन सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर्स हुए हैं बड़े पैमाने पर। 30 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर्स हुए हैं और इसमें जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, जो खास बातें हैं, वो सुन लीजिए। 30 आईएएस अफसरों के जो तबादले हुए हैं, इसमें से अभय कुमार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण बनाया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व अपर्णा अरोड़ा को बनाया गया है। वहीं प्रमुख शासन सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग संदीप वर्मा को बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये ट्रांसफर रूटीन है? जी देखिए, रूटीन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस इसमें नजर आ रहा है। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक तरह से आप देखिएगा कि डीजीपी की नियुक्ति हुई, सरकार की ओर से देर रात ऑर्डर निकले और अभी जो है 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। बड़े सीनियर अफसर भी इसमें शामिल हैं। तो सरकार के ऊपर जो बातें की जा रही थी कि संकट के बादल है, कुर्सी खतरे में, वो चीजें अब नजर नहीं आ रही और खुल करके जिस तरह से ये लिस्ट आई है बता रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उसमें तजुर्बे को देखा गया है और आगे आने वाले चुनाव की भी इसमें छाया दिख रही है, क्योंकि सरकार को अपनी योजनाओं की क्रियान्वित करनी है, बजट को इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे में जिस अधिकारी के पास जिस महकमे से जुड़ा हुआ तजुर्बा था, जिन विषयों पर उनकी पकड़ थी, उनको जो है यानी कि उन डिपार्टमेंट में लगाया गया है। अभय कुमार जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज में गए हैं। अपर्णा अरोड़ा को जो है राजस्व उपनिवेश दिया गया है। संदीप वर्मा प्रमुख शासन सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी में भेजे गए हैं। आनंद कुमार जो है प्रमुख शासन सचिव गृह रक्षा और जेल में लगाए गए हैं। नवीन महाजन को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का जिम्मा दिया गया है। वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव पीडब्ल्यूडी होंगे। टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग में जाएंगे। जो विकास सीताराम भाले जो है वो शासन सचिव श्रम कारखाना में बोला निरीक्षण, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आशुतोष एटी जो पेड़ देख रहे हैं वो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के।
भानु प्रकाश एटरू को शासन सचिव बनाया गया है गृह विभाग में, और नीरज के पवन सिर्फ अब संभागीय आयुक्त बीकानेर के रहेंगे। उनके पास में उपनिवेशन विभाग का भी जिम्मा था, वो उनके एक तरह से हटा दिया गया है। पीसी जो किशन है वो शासन सचिव कौशल और उद्यमिता रोजगार में उनको जिम्मेदारी दी गई है। सुचित त्यागी को कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी में। अंतर सिंह नेहरा जो कि जयपुर के कलेक्टर भी रह चुके थे, हाल ही में वो श्रम विभाग में आयुक्त थे, अब उनको संभागीय आयुक्त जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। करण सिंह को एमडी बनाया गया है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड में। परमेश्वर लाल प्रबंध निदेशक होंगे राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में। प्रज्ञा केवल रमानी जो है वो देवस्थान विभाग की आयुक्त बनाई गई है। संदेश नायक खान विभाग और जो भू विज्ञान विभाग है उसमें एमडी बनाए गए हैं। रुक्मणी रियाज जो कि कलेक्टर थी गंगानगर की, उनको हनुमानगढ़ का जिला कलेक्टर बनाया गया है। नथवल डिडेल को हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के पद से हटा करके और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का एमडी बनाया गया है। प्रदीप के गावंडे जो हैं उनको आयुक्त बनाया गया है उपनिवेशन विभाग में बीकानेर में। एमएल चौहान जो है संयुक्त शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग में होंगे। लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं, उनको डूंगरपुर का कलेक्टर बनाया गया है। सुनील शर्मा आयुक्त बनाए गए हैं कॉलेज शिक्षा विभाग में। सुखराज सेन को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ स्वामी हैं, वो अब श्री गंगानगर के कलेक्टर होंगे। इंद्रजीत यादव जो है वो प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर होंगे। प्रताप सिंह को निदेशक बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन जयपुर में। डॉक्टर मंजू संयुक्त शासन सचिव होंगी उद्योग विभाग जयपुर में। श्रीमती अर्तिका शुक्ला जो है वो संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर में रहेंगी। इसके अलावा शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है प्रमुख शासन सचिव इंदिरा गांधी नहर विभाग का। अभी जो शिखर अग्रवाल है वो प्रमुख शासन सचिव है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में, उनको ये एडिशनल जो है जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ा जो है फेरबदल है, एक तरह से बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ सरकार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आशंकाओं के जो बादल है उनको छांट देना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते रहिए, कुर्सी कहीं नहीं जा रही है। तो एक तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे, एक अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में कुछ भी हो सकता है, शायद उन कयासों को थामने की कवायद इस ब्यूरोक्रेसी की जो बड़ी लिस्ट आई है 30 IAS अफसरों की, उसमें उसकी झलक साफ साफ दिखाई पड़ रही। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पोखरण से बड़ी खबर है। सोलर प्लांट चोरी मामले में मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नोख पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, यह मामला 8 अगस्त को सामने आया था। 8 अगस्त को सोलर प्लांट से सोलर प्लेटों की चोरी हुई थी। इस मामले में नोख पुलिस मामले की जांच कर रही थी। कड़ियां जोड़ते हुए ये नोख पुलिस एक आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बड़ी खबर है, अवैध शराब जब्त की गई है श्री गंगानगर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। देखिए, 1, 2 या 50-60 नहीं, 1150 पेटी शराब की जब्त की गई है। एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है ये ट्रक चालक जिस ट्रक को लेकर आ रहा था उसमें पशु आहार रखा था, लेकिन ये पशु आहार दरअसल जांच एजेंसियों को झांसा देने के लिए था। पशु आहार की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। जांच के दौरान यह साफ हो गया कि पशु आहार तो सिर्फ एक बहाना था, तस्करी कर शराब ले जाई जा रही थी। 1150 पेटी शराब की जब्त की गई है। ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कहां से वो ये शराब लाया था और कहां ले जा रहा था। अमूमन श्री गंगानगर में इस तरह की खबर सामने आए तो आसानी से समझा जा सकता है कि पड़ोसी राज्य की ओर से यह तस्करी हो रही हो सकती है। जयपुर के श्यामनगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। नौकर ने ही लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 लाख की नकदी और सोना चांदी लेकर वो फरार हो गया। अब खास बात सुनिए, इस नौकर को 5 दिन पहले ही काम पर रखा गया था। फिलहाल एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप जुटाए हैं और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो नौकर नजर आ रहा है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, बिजली के दामों पर सरचार्ज बढ़ाने का जो मामला सामने आया, उसमें सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि त्योहार के मौके पर जनता को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 21 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। त्योहार पर मिठाई बांटते हैं, सरकार बिजली बिल के झटके दे रही है। आज बिजली घर के पास खड़ा हूं और मजबूर और विवश हूं, लाचार हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आमतौर पर दीपावली पर तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने झटके दिए हैं। जी हां, बिजली के झटके तो कम है, लेकिन बिल के झटके ज्यादा हैं। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पहली बार नहीं, ये दर्जनों बार हुआ है जब राजस्थान की जनता को उस फ्यूल सरचार्ज का एक बार फिर से दो हाथ करने पड़ेंगे। 21 पैसे महज होंगे, लेकिन उसका राज्य की जनता पर फर्क पड़ेगा। 375 करोड़ का जो उपभोक्ता है उन पर सीधे सीधे मार पड़ने वाली है। ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। भीषण गर्मी में बच्चों से लेकर जिनकी परीक्षाएं थी, आम आदमी उससे रूबरू होता रहा, बिजली मिलती नहीं थी। ये सच है कि कांग्रेस आई और बिजली गई, ये जुमला सच है, चरितार्थ हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब जब फ्यूल सरचार्ज की मार पड़ी है, मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर महिलाओं का बजट बिगड़ा और महिलाओं को अब इस सरकार की शक्ल बिगाड़ देनी। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।